गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम। खुश रहिए आदित्य भाई, खुश रहिए सारे के सारे। नमन, थैंक यू। गुड इवनिंग गाइस, वेलकम। लुकिंग गुड। अरे क्या सिंपल सा ये शर्ट है, क्लीन शेव सर, घर वालों ने करा दिया पकड़ के, क्या कर सकते हैं। आई एम गुड, थैंक्स फॉर आस्किंग फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू। स्मृति थापा, थैंक यू फॉर आस्किंग बेटा। ओके, सवाल सॉल्व करेंगे आज, जितना भी टाइम लगे, 2 ढाई 3 घंटा जो भी लगेगा अपने को सवाल सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है समझो पहले। थैंक यू गाइस, थैंक यू ऑल ऑफ यू, वेरी काइंड। टेकिंग लेक्चर फ्रॉम हॉस्पिटल, क्यों भाई, क्या हो गया? ध्यान रखो भाई, हॉस्पिटल में क्यों गए? थैंक यू गाइस, यू गाइस आर वेरी काइंड, थैंक यू। ओके, चलो अभी देखते हैं कैसे अपने को समझने का है सवाल। ओके, पहला बात, अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि एनसीईआरटी, क्लास नोट्स और एक फंडामेंटल किताब है, एसआईक्यू का किताब। हाँ, ये तीनों आप करोगे, आपका प्रिपरेशन एकदम सही है। यू डोंट नीड एनीथिंग मोर देन दैट। ये तीन ही करना है आपको। पर ये रहा आपका नॉलेज पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन। ठीक है, ये है कि इधर से अपने को नॉलेज आएगा, ज्ञान। ओके, पर ज्ञान का एप्लीकेशन कैसे करेंगे? तो उसमें है अब कि आपको बैठ के पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज टॉपिक वाइज लगाने हैं। इस स्टेज पे अभी जहां पे आप हो ना, अभी आपको अभी टॉपिक वाइज एमसीक्यूज पीवाईक्यूज लगाने चाहिए। अब आप पूछोगे सर किधर से मिलेगा टॉपिक वाइज एमसीक्यू पीवाईक्यू? तो वो 2 वेबसाइट्स बताए थे, थोड़ा सा एफर्ट डालोगे तो मिल जाएगा। आई कांट प्रोमोट इट डायरेक्टली क्योंकि पायरेसी में प्रमोट नहीं कर सकता, पर मिल जाएगा उधर। ओके, और दूसरा कि आपको जब ये सॉल्व करोगे फ्रेंड्स, हाँ पीवाईक्यू एमसीक्यू जब करोगे तो आपको किस चीज पे फोकस करना है? यू आर टू फोकस ऑन मिस्टेक्स। ओके, यू विल फोकस ऑन मिस्टेक्स। फॉर एग्जाम्पल आज के पेपर में जो हम लाए हैं, करीब उसमें रफली 60 क्वेश्चंस हैं, मैंने काउंट नहीं किया, 60 सवाल के आसपास है। ओके, आपको क्या करना है आज के एग्जाम, आज के टेस्ट तो नहीं, डिस्कशन के बाद यू आर गोइंग टू फर्स्ट राइट डाउन डेट। ठीक है, टोटल कितने अटेम्प्ट किए और लिखो इधर कितने इनकरेक्ट थे, और उसके बाद बनाइए कि इनकरेक्ट जो थे, सपोज कंसिडर करो कि 60 सवाल में यू अटेम्प्टेड 50 और उसमें से तुम्हारे 20 इनकरेक्ट थे। प्लीज राइट डाउन द नेम्स ऑफ ऑल दी 20 टॉपिक्स जो तुम्हारे इनकरेक्ट थे। मैं बता रहा हूं वो करोगे ना तो तुमको आराम से यू सेल थ्रू प्रीलिम्स, सच में बता रहा हूं। वो 20 टॉपिक जो गलत हुए ना वो लिखो इधर, और उसके बाद 5-6 हफ्ते बाद, रफली गिव इट 5 वीक्स, भूलने में टाइम लगेगा। ठीक है, 5 हफ्ते में आपको 20% ही याद रहता है किसी कॉन्सेप्ट का, अगर रिवाइज नहीं करोगे तो गिव इट 5 वीक्स। 5 वीक्स के बाद फिर से अटेम्प्ट करो। उस टाइम देखो कि विदाउट एनी रिविजन अगर आपका ये इनकरेक्ट बढ़ रहा है ना, तो आपको क्या करना है, क्लास नोट सबसे पहले पढ़ना है। और अगर आपका इनकरेक्ट घट रहा है, 15 हो रहा है, तो फिर कौन से वो 15 है उनको लिखो और उनको रिवाइज करो। दैट इज द मेथड। ये पूरा का पूरा जो 60 सवाल है आपको प्रीलिम्स के पहले एटलीस्ट 5 टाइम्स देखने का है। 5 टाइम्स यू विल हैव टू सॉल्व इट। ये नहीं कि खाना खा रहे और क्वेश्चन देख रहे, डोंट डू ऑल ऑफ दैट नॉनसेंस। दो अपने आप को 1 आवर 45, 1 आवर 30 मिनट्स दो, 60 क्वेश्चन, 90 मिनट्स दीजिए ये 60 सवाल के लिए और लगाने का ट्राई करो। ये करोगे तो फायदा होगा, नहीं करोगे कोई फायदा नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट, आपके मिस्टेक्स को आपको कैसे एनालाइज करना है। कुछ स्टूडेंट्स को इस क्लास में पता होगा, कुछ को नहीं पता है, हम बता देते हैं। आप लोग 3 तरह के मिस्टेक्स करेंगे फ्रेंड्स। ओके, सबसे पहला है फैक्चुअल मिस्टेक। अगर आपको पता ही नहीं है कि आप प्राइमोर्डियल न्यूक्लियोसिंथेसिस क्या है, तो अब क्या ही उसके आगे समझना। तो पहले अपने को फैक्ट पता होना चाहिए। इन केस आज किसी सवाल में आप देखते हैं कि आपको फैक्ट ही नहीं पता था, वो टॉपिक आपने पढ़ा ही नहीं है, तो इसको एड्रेस करना सबसे आसान है फ्रेंड्स। आपको जाके बस
ऐड टू क्लास नोट्स करना है। अगर आपने नहीं पढ़ा था क्लास नोट्स में ऐड करेंगे। दूसरा मिस्टेक होता है एप्लीकेशन ऑफ द फैक्ट। एप्लीकेशन ऑफ द फैक्ट, फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन डिगैसिंग के पहले आया या डिगैसिंग के बाद आया, क्या लगता है फ्रेंड्स? ऑक्सीजन डिगैसिंग के पहले आया या बाद आया, क्या लगता है? अब कोई अगर पहले बोलेगा तो फिर गलत है कि नहीं? पहले आपका ऑक्सीजन था ही नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड भरा पड़ा था, है कि नहीं? तो आप क्या देखते हो कि आपका ब्लू ग्रीन एल्गे आता है और वही जाके फिर ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को घटाता है। तो ये हो गया इंटरप्रिटेशन, एप्लीकेशन ऑफ द फैक्ट। अगर आपको एप्लीकेशन नहीं पता है, क्लास नोट्स देखेंगे। यही तरीका है प्रीलिम्स क्लियर करने का। ओके, क्लास नोट्स रिवाइज। और तीसरा तरीका जो मैं मिस्टेक करके आया हूं पहले, ठीक है, काफियों को इस क्लास में पता होगा, विच इज द टेस्ट सॉल्विंग एरर। ये एरर क्या होता है फ्रेंड्स? आपको एक सवाल दिया जाता है, हाँ, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4, उसके बाद पूछा जाता है समथिंग समथिंग और फिर ऑप्शंस रहते हैं ABCD। ऐसा ही होता है ना यूपीएससी का सवाल। तो मैंने क्या मिस्टेक किया था, मैंने ये सारे स्टेटमेंट्स पढ़े, पता था मुझे, ऑप्शंस देखा, पर मैंने बेवकूफी क्या की कि मैंने ये नहीं देखा कि इनकरेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है। ये बस नहीं देखा, मैं अज्यूम कर लिया हड़बड़ी में कि करेक्ट पूछा गया है। और यूपीएससी वाले भी वैसे ही, हाँ, दे ऑल्सो नो कि मेरे जैसे स्टूडेंट्स गलती करेंगे। उन्होंने पहला वाला ऑप्शन में कौन सा डाला फ्रेंड्स? करेक्ट वाला, ताकि मैं स्ट्रेट अवे अपने आप को और शाबाशी दूं कि ये देख आंसर फट से निकल गया, जबकि पूछा हुआ है उन्होंने इनकरेक्ट। तो इसको कहते हैं टेस्ट सॉल्विंग एरर, यानी कि आपको एक पर्टिकुलर मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने का है। वो क्या है? सबसे पहले आप देखोगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ये वाला पार्ट। ओके, यू विल लुक एट दिस पार्ट फर्स्ट, देन यू विल लुक एट ऑप्शंस। और OMR को मार्क करने से पहले कंपल्सरीली आपकी आदत होनी चाहिए कि मैं चेक करूं क्या पूछा गया है, करेक्ट या इनकरेक्ट। ओके, तो इसको कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। इस तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे, आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। एटलीस्ट ये वाला जो सिली मिस्टेक हम लोग जस्टिफाई करते हैं, वो सिली मिस्टेक ना हुई। ठीक है, यहां पे आप लिखते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। और ये कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ओके, उसके बाद देखेंगे हम ऑप्शंस, और उसके बाद देखेंगे करेक्ट इनकरेक्ट में क्या पूछा गया है, और उसके बाद ही मार्क OMR। जब तक ये तीन चीज मैंने नहीं देखा है, मैं OMR मार्क नहीं करूंगा। क्लियर हो गया मामला? ये मिस्टेक क्योंकि मैंने किया है, तो मैं आपको एकदम पर्सनल इससे बता रहा हूं, बहुत दुख होता है। हाफ अ डेकेड, एक दशक बाद भी तुमको वो एग्जैक्ट मिस्टेक याद रहेगा। बुझे? सवाल सॉल्व करें। प्लीज प्रोवाइड योर ईमेल आईडी। अरे अभी ईमेल आईडी मत भेजो यार, बहुत ईमेल आ गया है, रिस्पॉन्ड नहीं हो पा रहा हमसे। हमको एक सेक्रेटरी रखना पड़ जाएगा, तुम लोग जिस तरह से भेजे हो। एक इनको डाउट आया, व्हाट इज सी फ्लो स्प्रेडिंग। अब मैं क्या बताऊं यार, डिसअपॉइंट हो गए हम। खैर, मैं रिस्पॉन्ड करूंगा जितने आए, एक एक करके हम कर रहे हैं। ईमेल आईडी मेरा ये है बेटा, भेज दो आप मेरे को, bhuvan.jha@studyIQ.com। पर आपको मुझे टाइम देना पड़ेगा, ठीक है? मेरा अभी मैं आपको ईमेल खोल के दिखाऊं ना, 380 ईमेल मेरे पेंडिंग है, मैं कहाँ से रिप्लाई करूं? तो मैं एक AI चैटबॉट लगाने वाला हूँ, चलो वो देखेंगे, वो मेरा दिमाग में कुछ चल रहा है अभी। सॉल्व करे क्या क्वेश्चन? शुरू करे क्या? हो गया अभी, भागे, सॉल्व करते हैं। चलो, 60 ऑड क्वेश्चन हैं। अगर टाइम से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, टाइम ज्यादा लगाओगे तो वो आपके ऊपर है। लेट्स लुक एट इट। PYQ है ये। मुझे सेक्रेटरी रख लो, नहीं तुम पढ़ाई करो। तुम मुझे सेक्रेटरी रख लेना जब तुम भारत सरकार में आओगे तो। बताया जाए बंधुओं, 2005 का सवाल,
आज क्वेश्चन सॉल्व लिखने हैं। आप हमको आंसर यहाँ चैट बॉक्स में बताओगे बेटा, चैट बॉक्स में बताओगे। जो लोग थोड़ा बहुत एनसीईआरटी वेनसीईआरटी निहारे होंगे, एक बार देखे होंगे, एक बार थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा इसका। हाँ, एनसीईआरटी वेनसीईआरटी जो लोग देखे होंगे, क्या है पूरा ये तरीका। एशिया सबसे पहले है, सबसे बड़ा वाला, द लार्जेस्ट। उसके बाद आता है अफ्रीका, फिर आता नॉर्थ अमेरिका, फिर आता साउथ अमेरिका, फिर आता है एंटार्क्टिका, फिर आएगा यूरोप, फिर आएगा ऑस्ट्रेलिया। हो गए क्या 7? 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 कॉन्टिनेंट हो गए। ये ऑर्डर है भाई, अब बैठा लो इसमें से कौन सा है। नॉर्थ अमेरिका, नहीं यार ये नहीं है। अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, हाँ बी। नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका नहीं, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, भाई साउथ अमेरिका बहुत बड़ा है, क्या है यार। बी आंसर है। सिंपल ना, ये अपने को तो इजी है, ये तो याद रहना चाहिए यार। ये तो भारी आसान चीज है याद रखने का। पोल लगाओ सर, पोल वोल छोड़ो यार, तुम आंसर करो। पोल वोल में टाइम जाता है बहुत, अपन सीखते नहीं इधर, टाइम पास थोड़ी ना करेंगे, बहुत सवाल करना है अपने को। लगाओ, बताओ आंसर। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। बताया जाए बंधु। डी, वन ओनली। ये क्या बोल रहे हो? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हबल ने किया था? क्या बोल रहे हो यार? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट तो इसने किया था ना, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स हबल का था, तभी तो हबल टेलीस्कोप इसके नाम पे रखा है यार। नहीं तो फिर वो वैगनर टेलीस्कोप नहीं रखते नाम। तो ये दोनों तो गलत हो गया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करेक्ट, बी है ना आंसर। अब जो लोग डी मार्क किए थे, हाँ आपको पहले जरूरत है कि आप जाके पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पढ़ो, एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स में जो एविडेंसेस लिखाए हैं वो पढ़िए, ठीक है। फैक्चुअल एरर किया आपने तो आप वो देखेंगे। कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे फैक्चुअल एरर है या एप्लीकेशन वाला एरर है, समझे? डोंट वरी, मैं जो लिख रहा हूं यहां पे वो आप तक नहीं पहुंचेगा। आपको मैं इस पूरे पीडीएफ का ट्रू कॉपी पहुंचा दूंगा। आप लोग को ट्रू कॉपी चाहिए होता है ना? ओपन चैट प्लीज। नहीं नहीं, नो चैट विल बी ओपन। लेट्स लुक एट दिस। पीपीटी नहीं मिलेगी, फिर पूरा ट्रू कॉपी मिलेगा बेटा आपको। मेरा कोई ये सब डॉट वॉट लिखा विखा कुछ नहीं मिलेगा आपको। ये तो आसान क्वेश्चन है ना फ्रेंड्स, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है 2009 में। नी और फे, निकल है नहीं तो फे। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। जो लोग मेरे लाइफ साइकिल ऑफ स्टार पीडीएफ को पढ़े होंगे टेलीग्राम से जाके, उनको पता चल जाएगा इसका आंसर। हाँ जी बताइए, किसने कहा था और क्या कहा था? आंसर तो यही है, चलो। क्या कहा था चंद्रशेखर ने? इफ मोर देन 1.44 टाइम्स मास ऑफ सन, तो आपका स्टार मरने के उपरांत, स्टार आफ्टर डेथ, स्टार्ट नहीं सॉरी स्टार, स्टार आफ्टर डेथ, दो ही चीजें बन सकता है ये। क्या बनेगा फ्रेंड्स बताइए? अगर मोर देन है तो या तो ब्लैक होल बनेगा, दूसरा क्या बनेगा बताओ? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर करेक्ट। अगर लेस देन 1.44 टाइम्स रहा तब व्हाइट ड्वार्फ बनेगा। अगर लेस देन 1.4 रहा तब बनेगा व्हाइट ड्वार्फ। यहां पे बताओ, फिल इन द ब्लैंक्स करिए, सेकंड वाला क्या बनेगा?
न्यूट्रॉन स्टार, करेक्ट, गुड। क्लियर है ये मामला सबको? अगर मोर देन 1.44 टाइम्स द मास ऑफ द सन है तो या तो ब्लैक होल बनेगा या न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, और अगर लेस है तो व्हाइट ड्वार्फ बनेगा। यही तो है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने ये लिखा था, करेक्ट। बताओ भाई क्या आंसर है? Planets lie between Mars and Uranus. Between Mars and Uranus. Easy. 2009 का सवाल, इतना आसान पूछ रहे ना, कुछ ज्यादा ही आसान नहीं पूछ रहे। गुड, वेरी, आई नो। लेट्स डू दिस। 2005, इजी पीजी। ये बताइए, ऐसे तो सारा हो जाएगा, तो होगा ही सारा यार रंजन, क्या बात कर रहे हो, सारा कुछ होगा आपका। हम आपको बोले ही है 20 सवाल अगर पूछेंगे तो आप 19 सही करके आओगे, इतना तो हो जाएगा। बाकी सब्जेक्ट का आप देखोगे। बताओ भाई साहब क्या आंसर है? सर आर माई मैसेजेस विजिबल? हाँ बेटा, पर अभी चैट ऐसा जल्दी जल्दी ऊपर जा रहा है तो हम किसी को देख नहीं पाएंगे, बहुत जल्दी चैट भाग रहा है क्योंकि 700 स्टूडेंट्स एक साथ हैं। ओके, पहला वाला छोड़ो, तुम यही बताओ मेरे को, रेशियो ऑफ लैंड टू वाटर ये है क्या? हमको क्या बताया गया है, अर्थ पे लैंड है करीब करीब 30% और ओशन है 70%। बताओ फ्रेंड्स, ये रेशियो इक्वल्स टू 1/4, 1:4, 75-25, ये सोचो तो थोड़ा, ये कुछ अनबिलीवेबल नहीं हो गया? टोटल लैंड एरिया ऑफ अर्थ इज 1475 लाख स्क्वायर किलोमीटर, सही था। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ अर्थ्स वाटर इज इन पैसिफिक ओशन। किसका बेटा है ये? पैंथालासा का बेटा है ना ये, सबसे ज्यादा पानी इसी का है। पैसिफिक ओशन एक्सपैंड कर रहा है कि श्रिंक कर रहा है? पैसिफिक ओशन एक्सपैंड कर रहा है कि श्रिंक कर रहा है बंधुओं? श्रिंक कर रहा है ना? कौन सा एक्सपैंड कर रहा है फिर? अच्छा, एक्सपैंड कर रहा है पैसिफिक, क्या बात है, मन खुश हो गया मेरा देख के। अटलांटिक एक्सपैंड कर रहा है, गुड। जिनको डाउट है फ्रेंड्स, पैसिफिक श्रिंकिंग, वाई श्रिंकिंग? बिकॉज ऑफ OC कन्वर्जेंस, और अटलांटिक expanding, why expanding? Because of divergent boundary. चलो ये बताओ भाई, NCERT, NCERT बताओ, आइडियल के पास में कौन सा है? पोल रख लीजिएगा बेटा, मेरे को पता नहीं है पोल कहाँ से रखा जाता है। आप लोग पोल कर रहे हो तो मैं ट्राई करूँ क्या एक बार? लेट मी सी, किधर है पोल? न्यू पोल, टाइप हियर, ऑप्शन हियर। भाई साहब बहुत हार्ड वर्क है, आंसर बताओ। इंटरनेशनल डेट लाइन। फ्रेंड्स, आपके एटलस में आप कभी पैसिफिक ओशन को खोलोगे तो देखना एक ऐसा एरिया इधर, हाँ पतला सा ऐसा एरिया है, और इसके बीच से ऐसा लाइन ऐसे ऐसे करके जा रहा है। देखा है क्या वो वाला लाइन कभी? हाँ, पैसिफिक ओशन का अगर मैप खोला होगा तो कभी ये देखा है, एक ऐसा टेढ़ा मोड़ा लाइन जा रहा है बीच से। तो कौन सा स्ट्रेट हुआ ये? सवाल पूछ रहा है ये कौन सा स्ट्रेट है बताओ, द नियरेस्ट स्ट्रेट। देखिए ये थोड़ा, बेरिंग स्ट्रेट,
बेरिंग स्ट्रेट। मुझे बता सकते हैं ये लाइन ऐसा टेढ़ा मेढ़ा क्यों है? ये डेट लाइन जो है हमारा टेढ़ा मेढ़ा क्यों है ऐसा? व्हाई इज इट टेढ़ा मेढ़ा? किसको इंक्लूड करने के लिए है वो टेढ़ा मेढ़ा? ताकि किसी से कंट्री से ना जाए। करेक्ट। आइलैंड्स, आइलैंड्स को आप छूना नहीं चाहते हो, है कि नहीं? इसीलिए आपने ऐसा ऐसा बनाया। बढ़िया। आपको स्क्रिबल्ड पीपीटी चाहिए तो हम स्क्रिबल्ड दे देंगे, कोई टेंशन नहीं है। इसका आंसर बताइए फ्रेंड्स। 2011। नो ऑप्शंस, इस बार कोई ऑप्शन नहीं है, आप हमको आंसर बताओगे। स्क्रिबल्ड वाला चाहिए आप लोग को, ठीक है। किसी कंट्री से ना जाए, विवेक आप सही बोल रहे हो। जो लिखा हो वो चाहिए आपको। फिर सवाल आप लोग कैसे सॉल्व करोगे फ्रेंड्स? चलिए कोई नहीं, हम देखते हैं, हम आपको दोनों में भिजवा देंगे, क्या टेंशन है वो, क्या टेंशन लेना। Asteroids are small rocky planetoids, while comets are formed of frozen gases held by rocky and metallic material. Correct है, कोई गलत नहीं इसमें। Good. Asteroids are found mostly between the orbit of Jupiter Mars. ठीक है। Comets are found, right? Comets are found mostly between. Comets show a perceptible tail. बढ़िया। Asteroids do not. ये सही है। 1 and 3. 1 + 3। ज्यादा लॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं, आदत डाल लीजिए अब स्टेटमेंट्स के। ज्यादा लॉन्ग स्टेटमेंट्स के, आपको स्टेटमेंट बेस्ड सवाल अब मजा आना चाहिए आपको सॉल्व करने में। डोंट एक्सपेक्ट सिंगल वर्ड क्वेश्चंस बेटा, अब आपको लंबे लंबे स्टेटमेंट्स का आइडिया होना चाहिए। हाँ ये बताओ तो थोड़ा, ये पढ़ाया नहीं है क्लास में, बट आई थॉट माइट एज वेल इंक्लूडेड। पूछे तो स्टूडेंट से। अरुंगसामू स्वामी, सॉरी, अरुणसु गोस्वामी, यू आर करेक्ट। वुड क्लाउड, सही बोल रहे हो फ्रेंड्स। एक होमवर्क दे रहा हूं आपको, ठीक है? कैसे हेडेक अपना कम करोगे। इस क्लास के बाद जाइए, इक्वेटर कौन कौन से कंट्रीज से पास होता है ये मैंने इंक्लूड कर दिया है स्लाइड में, तो इसका टेंशन आपको नहीं लेना है। उसके बाद जाइए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से कंट्रीज से पास हो रहा है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन कौन से कंट्रीज, कौन कौन से सीज, लिखिए। और इन दोनों में से कौन सा इंडिया से क्रॉस होता है, कैंसर या कैप्रिकॉर्न? इन दोनों में से कौन सा इंडिया से क्रॉस होता है? कैंसर ना। तो कैंसर में इंडिया के कौन कौन से स्टेट से क्रॉस हो रहा है, ये लिखिए। ओके। यूपीएससी प्लस स्टेट सर्विसेज दोनों जगह में बड़ा फेवरेट सवाल रहता है ये। एक तरीके से ये लो हैंगिंग फ्रूट है, कुछ नहीं तो ये पढ़ के जाओ, ये भिड़ने का चांसेस ज्यादा रहता है, स्पेशली फॉर स्टेट सर्विसेज। हाँ जी, तो यहाँ क्या आंसर होगा देखा जाए। ये है लिस्ट ऑफ कंट्रीज जहां से मेरे इक्वेटर क्रॉस हो रहे हैं। और आप देखेंगे सोमालिया एक ऐसा कंट्री है जो आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि आपके मॉनसून से डायरेक्टली रिलेटेड है। सोमालिया का इक्वेटर पे रहना इंडिया के मॉनसून से डायरेक्टली रिलेटेड है। जब हम लोग इंडियन ज्योग्राफी करेंगे आप देखेंगे। तो क्या आंसर बन रहा है इधर? ब्राजील, सुदान, मलेशिया है क्या? ये आंसर है, ब्राजील, सुदान, मलेशिया। या कोलंबिया, कोलंबिया, कीनिया, इंडोनेशिया। बी लग रहा है मुझे तो। मलेशिया कहां से आ गया? देखिए, कोलंबिया, कीनिया, इंडोनेशिया। बढ़िया। सुदान और मलेशिया तो कहां से? चलिए, ये शायद हम लोग किए हुए हैं, क्लास में ही किए थे सवाल। बताइए तो। वी पे टैक्सेस लाइक इंग्लैंड टू गेट सर्विसेज लाइक सोमालिया। क्या बात है, बात तो सही बोल रहे हो। ये शायद हमने क्लास में किया था ना फ्रेंड्स, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। सी। बेटा अगर सी चूज कर रहे हो तुम, मतलब ऑक्सीजन चूज कर रहे हो,
तो आपको ओरिजिन ऑफ लाइफ पूछा है। लाइफ का ओरिजिन किससे हुआ था? ब्लू ग्रीन एल्गे, या जिसे हम कहते हैं सैनोबैक्टीरिया, या अगर आप मेरे टेलीग्राम पे वो आर्टिकल पढ़े होंगे तो इसका नाम दूसरा भी है, सी सॉडस्ट। हाँ कि ना? यही है ना, सी सॉडस्ट, यही नाम था। तो कौन सा हुआ? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बी। मैक्सिमम ऑप्शन बी ही आ रहे। ये बताओ तो, क्या सवाल है ये? A person stood alone in a desert on a dark night, wanted to reach his village. Five kilometers east. नॉर्थ पोल इधर है, ऐसे चल रहा है, लेफ्ट साइड, राइट साइड। किसी को डाउट तो नहीं हो रहा है ना? डाउट हो रहा है तो ये लोग कर लिया आपके लिए हम। जो बी बोल रहे हैं क्यों नहीं होगा बेटा? देखो, आपका पोल स्टार हमेशा नॉर्थ की साइड रहता है, पहली बात। सोचो आप ऐसे खड़े हो, आप देखते हैं पोल स्टार आपके पीछे है, तो आप मुड़ के देखते हो, अच्छा पोल स्टार इधर है। आपको पता है मुझे 5 किलोमीटर टू द ईस्ट जाना है, नॉर्थ अगर ये हो गया, ईस्ट ये हो गया, तो मैं ऐसा चलना चालू कर रहा, मतलब पोल स्टार मेरे बाईं ओर है। कीपिंग द पोल स्टार टू द लेफ्ट, करेक्ट। मेरी बाईं ओर पोल स्टार रखूंगा और मैं चलता रहूंगा तो मेरा गांव आ जाएगा। करेक्ट, सी आंसर। इजी सवाल था ये तो। अच्छा ये किए नहीं है, ये छोड़ दो अभी। ये बताइए, ये बताइए, साउथ को क्यों नहीं? ये रहा नॉर्थ पोल, आपका पोल स्टार। हाँ ये रहा पोल स्टार, आप इधर खड़े हो, ये हो आप टोपी पहन के ऐसा। आपको जाना है आपके विलेज, गांव इधर। ये लो विलेज, क्या मस्त बनाया मैं आपके लिए। आपको पता है ये डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, तो आप ऐसा चलना चालू करोगे, क्योंकि पोल स्टार हमेशा नॉर्थ पे रहता है, तो आप ऐसा चलना चालू करोगे। तो पोल स्टार आपके किस साइड हुआ? लेफ्ट साइड ना। वही तो सवाल पूछा है। Which of the following phenomena might have influenced the evolution of organisms? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से हमने फॉसिल्स देखे फ्रेंड्स। ग्लेशियल साइकिल्स आपकी किताब में देखा आपने, टिलाइट सेडिमेंटरी रॉक एक, हाँ 2-3 जगह पे मिला है हम लोगों को। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर सेडिमेंटरी रॉक्स एक तरह का अलग अलग मिल रहा है, मतलब उसमें रहने वाले एनिमल्स भी अलग अलग तरीके के मिले होंगे हमें। बोथ आर ट्रू, बोथ आर एब्सोल्युटली ट्रू, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, ये हटाओ अभी, ये भी हटाइए। ये बताइए तो 16 नंबर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, क्या बात है? क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे कि आपका एवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में हमने देखा है बेटा कि हमारे फॉसिल्स हमें अलग अलग जगह पे मिले हैं, मतलब एवोल्यूशन ऑफ लाइफ में फॉसिल्स का योगदान था। दूसरा, ग्लेशियल साइकिल्स क्या होते हैं? आपके ग्लेशियर जो होते हैं ना, वो हमेशा ग्लेशियर्स नहीं रहते, अर्थ के साइकिल के हिसाब से ग्लेशियल साइकिल्स चलते हैं, कभी ज्यादा गर्म कभी ज्यादा ठंडा। तो आपने अपने किताबों में देखा है, एसआईक्यू की किताब में टिलाइट के बारे में लिखा हुआ है, एक सेडिमेंटरी रॉक, वही ग्लेशियल साइकिल्स फॉर्म्ड ड्यू टू इट। कोई है क्या फुटबॉल फैन इधर? मुझे बताइए एक कौन सा फुटबॉल क्लब इस एरिया से जुड़ा हुआ है, एक मेजर फुटबॉल क्लब है। आई डोंट नो सर, ये कौन सा टॉपिक से? ये वर्ल्ड से बेटा। कैटालोनिया जो है ना, बार्सिलोना से जुड़ा हुआ है, फुटबॉल क्लब बार्सिलोना कहते हैं इसको। कभी जाके आप कैटलान स्ट्रगल के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, स्पेनिश
स्पेन के अंदर इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल मूवमेंट है ये, तो आप देखना, आप एक तरीके से बार्सिलोना और रियल मैड्रिड का हिस्ट्री पढ़ रहे हो। पता है इन दोनों का नाम सुना है कभी? रियल मैड्रिड, बार्सिलोना। एक में मेसी था, एक में ओरिजिनल रोनाल्डो था, ठीक है, दूसरा वाला रोनाल्डो भी इधर ही था। ओके, तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो अबाउट कैटालोनिया इज टू डू विथ स्पेन, पॉलिटिकल मूवमेंट ऑफ स्पेन। काबो डेलगाडो किधर है? नॉट इन इटली और स्पेन। काबो डेलगाडो किधर है? रोनाल्डो फैन दिस साइड। कितने रोनाल्डो थे टोटल? 2 थे। एक था ओरिजिनल रोनाल्डो ओजी, और दूसरा तो अभी जो सऊदी में खेल रहा है। काबो डेलगाडो किधर है? कोलंबिया? नहीं नहीं नहीं, नो आइडिया। मैक्सिको? नो। किसने कह दिया मैक्सिको में? मोजाम्बिक, करेक्ट। जिसने मोजाम्बिक का आंसर दिया आप एकदम सही हो, गुड आंसर। अमाहारा किधर है? अमाहारा, अमाहारा किधर है? अमाहारा इज इन एथियोपिया, करेक्ट। काबो डेलगाडो इज इन मोजाम्बिक। यहाँ पे आइसिस का काफी सारा ये समय ये चला था फ्रेंड्स, आइसिस का बहुत मूवमेंट हो रहा था। एनाटोलिया फॉल्ट टर्की में, ये तो करेक्ट है। 1 and 2, 2 पेयर्स आर करेक्ट। बी इज द करेक्ट आंसर। अरे सर शेव क्यों कर लिया? माता जी का ऑर्डर था। ऑप्शन नहीं है कि नहीं करे। आगे बढ़े क्या? सीयू, फैक्चुअल एरर। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा इसे किया हुआ, देखो। एनाटोलिया टर्की, अमाहारा आपका नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इथियोपिया, काबो डेलगाडो मोजाम्बिक। बहुत बढ़िया, देखो आईसीएस को लेके ये, ठीक है। और कैटालोनिया तो स्पेन का है। बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, अभी भी चल रहा है ये स्ट्रगल इनका। लॉटिट्यूड लैंगिट्यूड का क्यों डाल दिया इन्होंने? हाँ ये बताओ, क्रस्ट मेंटल, बताओ फ्रेंड्स। कॉनराड, मोहो, रेपेती, गुटेनबर्ग, लीमन, ऐसे ही है ना? कॉनराड, मोहो, रेपेती, गुटेनबर्ग, लीमन। तो क्या हुआ आंसर इधर? कौन सा पूछा है? क्रस्ट और अपर मेंटल। ये तो क्रस्ट और क्रस्ट के बीच में, ये क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में। मोहो, डी नहीं, कॉनराड नहीं बता। आप लेट हैं, मैं सारा कुछ ड्रॉ कर रहा था आपके लिए। लेट तो हुई, अच्छा है मेरा स्टूडेंट मेरे से पहले सॉल्व करेगा, तो अपने को तो खुशी है उस बात की। सैड तो ना होंगे हम। ये बताओ तो भाई, यार आंसर दिख गया, हट। बताओ यार ये। और उसके बाद बताइए ये कहाँ पे है? ये भी बताओ थोड़ा, ऑप्शन तो नहीं है, ऐसे ही बताओ। डार्क स्पॉट किस में है? या ब्लैक स्पॉट, डार्क स्पॉट, जो भी। मोहो, मोहोविच एक ही चीज है बेटा। नेपट्यून, ठीक, ओके, गुड। ये तो स्टॉर्म है, सी आंसर। एक बार इसको अरेंज करिए तो, 1 2 3 4। ओके, अरेंज देम इन डिस्टेंस फ्रॉम द सन। डिस्टेंस फ्रॉम द सन, नियरेस्ट टू फार। हमको बताओगे आप, ठीक है? नियरेस्ट टू फारदेस्ट। लेट मी सी, थोड़ा सा सवाल हम भी पूछेंगे यार, बने बनाए सवाल क्यों आपको देते रहे हम। मुझे बताओ नियरेस्ट टू फारदेस्ट।
अरेंज इट प्लीज, अरेंज करिए नियरेस्ट टू फारदेस्ट. नियरेस्ट, सन से नियरेस्ट से सन से फारदेस्ट. सबसे पहले कुइपर बेल्ट, करेक्ट, गुड. उसके बाद सबसे पहले कुइपर बेल्ट, उसके बाद लास्ट में ये. अब मुझे बताओ 1 या 3, 1 3 या 3 1, 1 3 या 3 1. डायग्राम देखो, कंफ्यूज हैं काफी लोग. पहले ऊर्ट क्लाउड आएगा या हीलियोपॉज आएगा? अगर आपको मन में शंका हो रहा है, डाउट हो रहा है, खुद से सोचो कि ऊर्ट क्लाउड से मेरा कॉमेट आने का बात है और हीलियोपॉज हो गया आपका डीएम साहब का बाउंड्री, इसके बाहर उनका ऑर्डर नहीं चलेगा. तो पहले कौन सा आएगा फ्रेंड्स, खुद सोचो अभी. हीलियोपॉज देन आउट क्लाउड, करेक्ट. आप खींच रहे हो ना, द सन इज पुलिंग इट इन, नो. हीलियो देन ऊर्ट, करेक्ट. 2 3 1 4. ये बताओ 20 नंबर. बढ़िया. ये बताइए 20 नंबर. लिथोस्फीयर इंक्लूड्स द क्रस्ट एंड द uppermost part of the mantle. सही है. लिथोस्फीयर प्लेट्स इंक्लूड बोथ कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक लिथोस्फीयर. ठीक था. लिथोस्फीयर प्लेट्स मूव ओवर द एस्थेनोस्फीयर. परफेक्ट. सारे तो सही है भाई, सारे सही है ना, इसमें कोई टेंशन नहीं होना चाहिए इसमें. दिया हुआ है क्या आंसर? 1 2 3 इज करेक्ट. हाँ ठीक है. ये बताइए 21 नंबर. ठीक है, गुड. बताओ बताओ, आगे बताओ. गुड सर बनी, वेरी नाइस, हैप्पी टू सी बेटा. सवाल बनने चाहिए बस. ओशनिक क्रस्ट डज नॉट कंटेन द रॉक्स ऑफ सियाल. हाँ, क्योंकि ओशनिक क्रस्ट को हम क्या नाम से पुकारते हैं? सीमा. हाँ कि ना, है ना. दूसरा, आउटर कोर इज लिक्विड बिकॉज ऑफ द वेरी हाई प्रेशर. हाई आउटर कोर, इनर कोर. इनर कोर पे टेम्परेचर हाई, प्रेशर हाई. आउटर कोर पे टेम्परेचर हाई, प्रेशर लो. इसीलिए आपका आउटर कोर बनता लिक्विड और इनर कोर बनता सॉलिड. हाँ कि ना फ्रेंड्स? तो मुझे बताइए, इट इज लिक्विड बिकॉज ऑफ द वेरी हाई प्रेशर. मुझे बताओ, हाई प्रेशर या हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर एज कंपेयर टू इनर कोर. याद है, एब्सोल्यूट नहीं चलेगा. अब रिलेटिव देखेंगे हम चीजों को. ये कॉन्सेप्ट हम क्लास में समझाए थे. relatively low pressure as compared to inner core. भाई सेम चीज. Secondary waves are absent in asthenosphere. P wave और S wave क्या एटीन्यूएट करते हैं? मुझे बताइए. यानी कि स्लो डाउन होते हैं जब एस्थेनोस्फेयर को क्रॉस करना होगा. करेक्ट है कि नहीं? तो ये सही है. दे आर नॉट एब्सेंट. गलत है ये गलत. क्या पूछा गया हमको? विच ऑफ द फॉलोइंग आइज आर करेक्ट. ये आउटर कोर इज लिक्विड भी गलत. डज नॉट कंटेन. वन ओनली. 21 का ए.
21 का ए, हाँ कि ना, 1 ओनली। ठीक, कितनों का ये सही हुआ मुझे बताओ थोड़ा, आपसे पहले हो गया, क्या बात है, हम तो यही चाहते हैं। वाई नॉट 3? बिकॉज बेटा 3 में हम क्या देख रहे हैं, मैंने आपको लिखाया भी था ना कि आपका एस वेव आउटर कोर से नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वो लिक्विड है। पर आपका एस वेव अपर मैंटल से क्रॉस करेगा, पर कैसे क्रॉस करेगा? डिले के साथ क्रॉस करेगा। क्यों डिले होगा? क्योंकि वो स्लो हो रहा है। क्यों स्लो हो रहा है? क्योंकि वेव एटेन्युएशन हो रहा है। याद है जो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट लिखाया था स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ द मीडियम। जितना ज्यादा डेंस उतना जल्दी आपका वेव ट्रैवल कर जाएगा, कम डेंस होगा तो टाइम लगेगा। तो एस्थेनोस्फेयर में हम क्या देख रहे हैं? क्योंकि प्लास्टिक स्टेट हो गया उधर, मोल्टन सेमी मोल्टन स्टेट हो गया, तो आप क्या देखते हैं? वो सॉलिड स्टेट नहीं रहा, एटेन्युएट हो रहा है, स्लो चल रहा है, कंप्लीटली लिक्विड भी नहीं है कि क्रॉस नहीं करेगा। चलो, क्या बात है, क्या सवाल आया, पूछो पूछो, बताओ मेरे को इसका आंसर। सर मेंटल में लो प्रेशर है या हाई प्रेशर? सोबिया, इनर कोर में, मेंटल में तो वही रूल चलेगा बेटा कि टेम्परेचर और प्रेशर अब डेप्थ के साथ इंक्रीज करना चालू कर रहा है, जिसके चलते डेंसिटी चेंज होता है। ये बताओ थोड़ा, अर्ली एटमॉस्फेयर प्राइमरीली कंसिस्टेड ऑफ हाइड्रोजन और हीलियम, इन्हीं को हम कहते हैं ना प्राइमोर्डियल गैसेस। प्राइमोर्डियल मतलब एंशिएंट से पहले। बहुत बढ़िया। वोल्केनोज रिलीज वाटर वेपर, यही हो गया डिगैसिंग। फोटोसिंथेसिस, ब्लू ग्रीन एल्गे, सी सॉडस्ट वाला कॉन्सेप्ट, बीजी एल्गे आ गया फिर से। इन द बिगिनिंग द अर्थ ऑलमोस्ट कंसिस्टेड ऑफ मोल्टन मैग्मा, प्रोटो अर्थ। याद है वो डायग्राम आपको हम ड्रॉ करके दिखाए थे इधर कि प्रोटो अर्थ से फ्रेंड्स अब हम समझेंगे अर्थ का स्टोरी कि वो कैसे एक ब्लू प्लैनेट बना। याद है वो प्लैनेट? पॉइंट नंबर 1 आपने यही लिखा था, यहाँ पे आपको हम लिखाए भी थे मोल्टन स्टेट। तो करेक्ट है, विच ऑफ द अबव आर करेक्ट? सारे। 2.7 हाँ मेरे को गलत लग रहा है एक्चुअली, ये थोड़ा गलत है। 3.8 इज द राइट फिगर। 3.8 इज द राइट फिगर। प्लीज रिपीट डिगैसिंग। डिगैसिंग या आउटगैसिंग जानते हो क्या था? सिंपल शब्दों में, आपका जो अर्थ है ना वो बेसिकली आप कूल डाउन कर रहे हैं। तो कैसे कूल डाउन करेगा वो? अपने वोल्केनोज जो है इसके, वो इंटीरियर ऑफ द अर्थ से गैसेस, वेपर, ये सारा कुछ रिलीज कर रहे हैं। वो सारा लिस्ट मैंने आपको लिखाया है। सबसे इंपॉर्टेंट है वाटर वेपर, क्योंकि यही कंडेंस करेगा, फिर क्लाउड फॉर्मेशन होगी और ले धड़ाधड़ रेनफॉल होगा, जिसके चलते आपके ओशंस बनेंगे। ये बने आपके ओशंस, और इसी में सबसे पहले आएगा ब्लू ग्रीन एल्गे, और उसके बाद लाइफ ऑन अर्थ इवॉल्व करेगा। इसीलिए आप देखते हैं कि ओशंस में आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन सबसे पहले हुआ, क्योंकि लाइफ ऑन अर्थ भी उधर आया। समझे? 3.4 है, एक बार चेक करें क्या, रुको। ब्लू ग्रीन एल्गे का आगमन कब हुआ था, कितना बिलियन ईयर्स, एक बार चेक कर लेते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गे on earth formed for the first time. Let's check. एनसीईआरटी में क्या लिखा है, कौन सा साल लिखा है उधर? Might have also emerged 3.5, 3.7, 2.7, 2.1. एक मिनट देखा जाए। Oldest is 2.1, 2.7. Cyanobacteria might have also evolved. देख रहे हो 3.5 तक है।
हम नहीं है गलत भाई, पर ठीक है, तुम लोग लिखो उधर 2.7, नोट्स में चेंज कर लो, 2.7 कर लो। ऑल्दो इट डज शो दैट इट इमर्ज 3.5, पर ठीक है 2.7 लिख लीजिए। वाटर, सिंगल सेल फोटोसिंथेसिस, अर्लीस्ट ऑक्सीजन, मल्टी सेल्यूलर, फिर उसके बाद बाकी सारे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। चेंज कर लीजिए इसको, 2.7 ही कर लो नोट्स में। ये बताइए, चेंज करके 2.7 कर लो। हाँ 2.7 कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। ये लिखे थे ना हम लोग, आईआईयू का 3 क्राइटेरिया है। एक होना चाहिए कि एक स्टार के इर्द गिर्द रिवॉल्व करे, दूसरा है कि एक सफिशिएंट सेल्फ ग्रेविटी हो, और तीसरा है कि अपना मोहल्ला में थोड़ा सा उसका वर्चस्व होना चाहिए। हाँ, क्लियर योर नेबरहुड। याद है वो एग्जाम्पल भी आपको हम बताए थे मिर्जापुर वाला, कि अगर गद्दी पे बैठना है तो अपने मोहल्ला में पहले अपना वर्चस्व होना चाहिए, जो कि नहीं कर पाया था प्लूटो। एग्जाम्पल भी हमको याद है। करेक्ट, गुड। ये बताओ तो थोड़ा 24 नंबर, गुड्डू भैया का एग्जाम्पल। करेक्ट, जस्टिस फॉर प्लूटो, क्या बात है। कौन है नेबरहुड प्लूटो का? सोबिया, कुइपर बेल्ट, याद है लिखाए थे आपको कुइपर बेल्ट। उसमें हम क्या देख रहे थे, प्लूटो लाइक बहुत सारे उधर घूम रहे हैं, तो हम कैसे प्लूटो को स्पेशल इंक्लूड कर दें, बाकी लोग को नहीं करें। प्लूटो को मौका दे रहे हैं कि जाइए अपना थोड़ा सा, जैसे अर्थ ने थिया के साथ लड़ाई करके अर्थ सरवाइव किया, प्लूटो को भी कुछ करना चाहिए। चलो ये देखते हैं ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सिमिलैरिटीज बिटवीन अर्थ एंड द अदर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। ओके, बहुत आसान सवाल है यार। डी, क्या बोल रहे हो? जो लोग डी कह रहे हो, मुझे एक बात बताओ, आपके इनर प्लैनेट्स जो कि प्राइमरीली हम रॉकी प्लैनेट्स कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अर्थ, उसमें आप देखते हो कि रॉक और एटमॉस्फेयर दोनों है, गैस भी है, ठीक है। तो आउटर प्लैनेट्स जिनको कि हम गैशियस प्लैनेट्स कहते हैं, मुझे बताइए कि जो सिर्फ गैस के बने हैं, यहां पे अगर हमारा एटमॉस्फेयर 100 किलोमीटर का है, कंसिडर करो, क्या लगता है यहां पे ज्यादा होगा कि कम होगा? यहाँ पे हमारा रॉक भी है, कोर तक पहुंचने में रॉक्स हैं, यहाँ पे कोर तक पहुंचने में सिर्फ गैस है, तो किसका एटमॉस्फेयर थोड़ा थिकर होगा बे फ्रेंड्स? मुझे बताओ, क्या कोई सेंस बनता है कि हमारे वालों के पास थिकर एटमॉस्फेयर हो? हमारे पास तो लैंड भी है फ्रेंड्स, हमें तो अगर कोर तक जाना है तो लैंड काट के पहुंचना पड़ेगा। उनके पास तो गैस ही गैस है, तो उनका एटमॉस्फेयर तो अनंत है, बहुत बड़ा है। सो दे हैव थिनर। देख रहे हैं, ये हो गया इंटरप्रिटेशन वाला, जो मैं आपको सेकंड टाइप ऑफ मिस्टेक बता रहा था ना। पहला वाला की फैक्ट नहीं पता, दूसरा वाला के एप्लीकेशन ऑफ फैक्ट नहीं पता, ये वही मिस्टेक है जिन्होंने इनको मार्क किया है। जिन्होंने डी आंसर दिया ना अभी, आप सारों ने ये मिस्टेक किया। आप बस सिंपल सा चीज अप्लाई नहीं किए कि इनर आउटर मतलब यहाँ पे लैंड प्लस गैस है, वहां पे सिर्फ गैस है, तो ऑब्वियसली उनका एटमॉस्फेयर ज्यादा थिकर होगा। 1 and 2 ओनली करेक्ट पूछा है ना, 1 and 2 ये। जो लोग ये मिस्टेक किए हैं, प्लीज नोट योर मिस्टेक, ठीक है। ये तो बहुत इजी सवाल है, इस तरह के आपको बहुत सॉल्व करने हैं अभी। ये बताओ तो क्या बात है, जोवियन मतलब जुपिटर लाइक, जोवियन का अर्थ ही होता है लाइक जुपिटर, लार्ज प्लैनेट्स, गैसियस प्लैनेट्स, जुपिटर लाइक। गैसियस प्लैनेट्स का दूसरा नाम है जो लार्ज प्लैनेट्स है हमारे। टोटली डिप्राइव्ड, यस स्वाति, यू आर करेक्ट। ओके, 4 5 6 7 8,
4 पे 10 यूनिट एनर्जी निकला, 5 पे 100 यूनिट, 6 पे 1000 यूनिट, 7 पे 10,000 यूनिट, 8 पे 1,00,000 यूनिट। जो सारे स्टूडेंट्स डी आंसर दिए हैं इसका, मुझे बताइए क्या मिस्टेक किया आपने? रिक्टर स्केल कौन सा स्केल फॉलो करता है? रिक्टर स्केल कौन सा फॉलो करता है? लॉगरिदमिक स्केल, पढ़ाए थे ना हम आपको, लॉगरिदमिक स्केल फॉलो करता है कि नहीं? तो यानी कि हर बार इंटू 10 करते जाना है आपको, और क्या करना है, आसान सा तो है लॉग स्केल। बताओ भाई, इतना आसान सवाल, हट, थोड़ा डिफिकल्ट लाना चाहिए था। बताइए थोड़ा। ऑल, क्या बात है, गुड, इजी था ये तो। का सवाल बताओ तो मेरे को। हाउ मेनी ऑफ यू वर बोर्न इन 1995? हाउ मेनी ऑफ यू बोर्न इन 1995? हेलो हेलो, वेलकम। 2002, 2005 भाई साहब, क्या है मीटियोर? 2003, 5, 4, 96 मिलेनियल, 1857 एक ने लिखा है। क्या है मीटियोर? 1857 जिसने लिखा, मैं अपन नाम नहीं पढ़ पाया। व्हाट इज मीटियोर? बी, बी है आंसर, सिंपल सा। कहां से एंटर्ड एटमॉस्फेयर फ्रॉम आउटर स्पेस, किधर से? याद है डीप स्पेस हमने आपको पढ़ाए थे। गुड, छोड़ो ये नहीं छोड़ो। हाँ ये बताओ तो फ्रेंड्स, आइडियल और आईएसटी के बीच कितना डिफरेंस है, और जीएमटी और आईएसटी के बीच कितना डिफरेंस है? थोड़ा ये बताओ तो मुझे। ये करवाया है आपने। आइडियल और आईएसटी के बीच में कितना घंटा है? 6.5 घंटा, 6.5 आवर्स। और जीएमटी और आईएसटी के बीच में 5.5 घंटा। निकलेगा आंसर। आईएसटी क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अभी आपको कराया नहीं है, ये इंडियन में कराएंगे, पर ऐसे हम सोचे कि 97 का सवाल है तो कर दिया जाए। संग्राम, एक बार अपना किताब देखो ना, एसआईक्यू वाला, एसआईक्यू किताब होगा ना आपके पास, उसमें एक बार चेक करो ना प्लीज। वो लिस्ट वाइज फॉर्मेट में लिखा हुआ है उधर, कुछ नहीं करना है आपको, 2 मिनट लगेंगे। बुक सेट नहीं मिले, मिल जाएगा बेटा, पहुंच जाएगा। चलो ये अभी अभी पढ़ाया नहीं है मैंने, तो आई शुड हैव इंक्लूडेड दिस, आई जस्ट वांटेड टू चेक कितने लोग आंसर देते हैं। इसका आंसर है ए। वैसे कम बैक टू दिस, ये बताओ, ये पढ़ाया नहीं है तो अभी लेट्स नॉट डिस्कस, इट्स नॉट फेयर अगर जिस पढ़ाया और किया नहीं तो। राधा महर्षि, टॉपिक समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं बेटा, पढ़ाया नहीं अभी तक। राधा महर्षि, ये बताओ मेरे को, इसका आंसर बताओ बेटा। इसका आंसर तो हम लोग क्लास में डिस्कस किया है।
हाँ जी, क्या आंसर है? मार्स इज द प्लैनेट दैट हैज आइस कैप्स, फ्रोजन वाटर, प्लस हम आपको ये भी बताएं कि सीजनल एमिशन ऑफ मीथेन होता है, सीजनल एमिशन ऑफ मीथेन। मुझे बताइए मार्स पे वीक ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है या स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है? मार्स पे क्या एक्सपेक्ट करेंगे, वीक या रनअवे? रनअवे किस पे है? रनअवे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट किस पे है? वीनस पे है। गुड। रनअवे से हम कौन सा पर्टिकुलर गैस जोड़ते हैं फ्रेंड्स? किस गैस की मात्रा से डिसाइड करते हैं कि वो प्लैनेट रनअवे है या वीक है? कार्बन डाइऑक्साइड। गुड, पढ़े हो आप लोग, ठीक है, फेयर इनफ। CO2 इज द करेक्ट आंसर, कार्बन, ठीक है, बढ़िया। ये बताओ 98, 98 बताइए, ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, गुड, शिगुफ्ता, बढ़िया। भूपेंद्र फिर से चेक करो बेटा, कुछ गलत कर रहे हो आप। एस्टेरॉइड बेल्ट, एस्टेरॉइड बेल्ट आपको पूछा है ना भूपेंद्र, याद है वो डायग्राम आपको हम ड्रॉ किए थे सन से लेके एंड तक, उसमें हमने लिखा था मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट। तो जुपिटर एंड सैटर्न थोड़ी ना होगा, जुपिटर एंड मार्स होगा ना, है कि नहीं? तो ये तीसरा वाला गलत हो गया, 1 and 2। मिस्टेक नहीं करेंगे, बड़ा सिंपल सा था ये तो मिस्टेक नहीं करना था। मुझे बताओ, ये आपको पढ़ाया नहीं है पर मुझे बताइए, हाउ वुड यू अप्रोच दिस क्वेश्चन, हाउ वुड यू अप्रोच दिस क्वेश्चन? इफ द सन इज राइजिंग फ्रॉम विच डायरेक्शन, द ईस्ट, मुझे बताओ, सन इज राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट, यानी कि दिस इज इंडिया, हाँ, मेरा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट पे सबसे पहले सनलाइट आएगा, तो इनमें से सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, मुझे बताओ, इनमें से सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा हुआ, वही आपको खोजना है, यू डोंट इवन नीड टू नो एनीथिंग। क्या हुआ आंसर? डी हुआ, 92-30, 92-30, ये है कोऑर्डिनेट है आपका कटहल आइलैंड का, कटहल आइलैंड, अंडमान निकोबार में। कटहल आइलैंड, सिंपल अंडरस्टैंडिंग कि द फर्स्ट रेज ऑफ द सनलाइट मतलब ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट पे आएगा आपका, तो मुझे इनमें से बस ये देखना है कि ईस्टर्न मोस्ट कौन सा है, ईस्टर्न मोस्ट तो यही है, और क्या होगा, इजी सवाल था ये। रॉक्स किया नहीं है, पर मुझे बताओ तो इसका आंसर, रॉक्स किया नहीं है फिर भी बताइए थोड़ा। आई फील कॉन्फिडेंस सर, गुड गुड, यही तो चाहिए। ये किया नहीं है पर फिर भी बताओ मेरे को, वी हैवंट डन दिस सो आई डोंट एक्सपेक्ट, अगर गलत भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर गलत भी हो रहा है तो नो प्रॉब्लम। जानते हो सेडिमेंट्री रॉक्स अकर्स इन लेयर्स, कल के क्लास में हम लोग रॉक्स पढ़ेंगे। हाँ, सेडिमेंट्री रॉक्स ऐसे होंगे फ्रेंड्स, एक्चुअली में आप देखोगे ना कभी तो ऐसे ही होंगे, लाइक अ केक, वो बाजार में मिलता है ना 20 रुपीज में, जो हम लोग स्कूल से लौटते टाइम खाते थे, ऐसा दिखेगा तुम्हारा सेडिमेंट्री रॉक। इसको बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन या लेयरिंग, ठीक है, तो ये करेक्ट है, एजोइक जोइक है ये, करेक्ट करेक्ट, सारे सही यार, 1 and 4।
डी इज द करेक्ट आंसर. डोंट वरी, ये तो हम करेंगे, अभी किया नहीं है. फॉरगेट दिस. ये बताओ तो मुझे, असर्शन रीजनिंग का सवाल. नहीं मिलता सर अब 20 रुपीज में कोई भी केक. एक्चुअली टाइम भी हो गया एलिस, जाके दुकान में ऐसे खरीद के खाए हुए, पता भी नहीं मुझे. यस, आंसर करिए. जानते हो अगर आपको ये सब, हाउ विल यू रिमेंबर, पहले तो ये सोचो. टू ऑर्बिट अराउंड द सन द प्लैनेट मार्स टेक्स लेसर टाइम. अब मैं कैसे याद रखूंगा ये सारी चीजें? पहली बात, मैं कौन सा, देखो मेरा दिमाग कैसे चलता है. आई डोंट नो इफ यू शुड फॉलो इट और नॉट, ये आपकी इच्छा है. पर मैं इस चीज को याद नहीं रख सकता कि प्लैनेट्स कौन सा स्पीड कौन सा स्लो, नहीं होगा. मैं क्या करूंगा, आई विल ट्राई टू ब्रेक इट डाउन कि सन इधर, अर्थ इधर. जब हम L1 पॉइंट बनाए तो हम सन और अर्थ के बीच में डाल रहे हैं, फास्टर जा रहा है वो. और L2 पॉइंट बनाए तो दूर से जा रहा है वो. यानी कि द क्लोजर यू आर टू द सन द फास्टर योर ऑर्बिट. करेक्ट. मार्स इज नॉट एज क्लोज टू द सन एज अर्थ. यस और नो, सोचो आप, है कि नहीं? सो द प्लैनेट मार्स टेक्स मोर टाइम. मेरे ख्याल से तो, मेरा लॉजिक के हिसाब से, इट शुड टेक मोर टाइम देन द टाइम टेकन बाय अर्थ. क्योंकि आपका सन, फिर आता है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स. यानी कि अर्थ इज फास्टर बाय माय लॉजिक, मार्स हैज टू बी स्लोअर बाय माय लॉजिक. तो करेक्ट, इट कांट टेक लेसर टाइम, इट विल टेक मोर टाइम. तो ए इज फॉल्स हो गया. तो यही बचा आंसर, डी होना चाहिए आंसर. क्या लगता है आंसर? क्या लगता है आंसर? मैंने चेक नहीं किया इसका आंसर, मैं अपना लॉजिक लगा रहा हूँ. मेरे को आई हैव बेटर थिंग्स टू रिमेंबर इन माय लाइफ देन तो कि कौन सा प्लैनेट जल्दी घूमता है, वो कौन याद रखता है वो सब चीज. ठीक है. फिगर अगर चाहते हो ना, क्योंकि मैं ऑप्शनल में पढ़ा हूं तभी मेरे को याद है, नहीं तो जीएस में सवाल ही नहीं उठता. मार्स टेक्स 1.89 टाइम्स द टाइम टेकन बाय अर्थ. ऑप्शनल में मेरे को एक टीचर ने बताया था, वो चिपका हुआ है मेरे दिमाग में. 1.89 टाइम्स रफली. बट अगर मेरे को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो मैं ये कॉन्सेप्ट लगा के भी आंसर निकाल सकता हूं. देखते रहे आंसर क्या है इसका, 35 का आंसर. हाँ 1.88, ठीक है. समझे क्या? समझे क्या फ्रेंड्स? इसी तरीके से आपको अपने आप को आंसर लाना पड़ेगा. चीजें आपको याद नहीं होंगी, आप कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके यहां पे आंसर निकालोगे. जाओ ब्रेक ले लो, टेक अ ब्रेक, because we have another what 20-25 questions only. Take a break, come back quickly. आइए, we'll try and wrap it up fast. 7:05 हुए ना, 7:15 तक आ जाओ, 7:15-17 तक आ जाओ. Then we'll continue with the rest of the questions. उसके बाद कल का क्लास का एजेंडा मैं आपको बता दूंगा. कल आपका जियोमॉर्फो खत्म हो जाएगा, कल या परसों में, परसों खत्म कर देंगे. म्यूट पे रख रहा हूँ फ्रेंड्स. नहीं आज कुछ नहीं पढ़ाएंगे, आज तो बस सवाल करेंगे. योर एज सर? भूपेंद्र यार मैं 40-42 का हो जाऊंगा कुछ सालों में.
वेलकम बैक। इसकी पीपीटी कहाँ मिलेगी? आपके डैशबोर्ड पे बेटा, जहाँ हर दिन का क्लास पीपीटी अपलोड होता है, वहीं मिल जाएगा। मुझे एक बात बताइए, आर यू फाइंडिंग इट यूजफुल दिस एक्सरसाइज? अगर ये यूजफुल लग रहा है तो फिर मैं कंसिडर करूंगा एक दिन मेंस का आंसर राइटिंग का भी किया जाए। बताओ मेरे को। एमसीक्यू वाली वेबसाइट कौन सी है? मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, पर मैं जल्दी से वो मिटा दूंगा। एक ऐसा गूगल पे जाके ना ये दो चीज सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक लिखो फ्री यूपीएससी पीडीएफ। ठीक है, तो दो वेबसाइट्स आएंगे, नंबर 1 नंबर 2, वो दोनों पे सारा कुछ मिल जाता है। ठीक है, ये आपको यूजफुल लग रहा है? बहुत इजी था। हाँ कोई बात नहीं, अभी तो पहला सेशन है। ठीक है, एक दिन मेंस का भी करते हैं आप लोगों के साथ, मेंस का आंसर राइटिंग। ये बताओ तो डायमेंटाइन ट्रेंच किधर है? आंसर राइटिंग वाला करेंगे, करेक्ट। ठीक है, मेंस का क्वेश्चंस का भी करते हैं एक दिन। मुझे बताइए डायमेंटाइन ट्रेंच किधर है? मैंने पढ़ाया नहीं है क्लास में, पर कोई बात नहीं। मेंस का कैसे लिख कर दे सर? नहीं बेटा, आपको लिख के देना नहीं है, आपको मैं लाइव क्लास में बताऊंगा कि आंसर राइटिंग को कैसे अप्रोच कर सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, लिख के तो देना आपको आपके उसी पे जो लोग ऑलरेडी चेक करते हैं, पर हम आपको आंसर राइटिंग समझा देंगे एक दिन। इंडियन ओशन में बेटा डायमेंटाइन। जानते हो ये जो हिमालयाज है ना, ठीक है, आप देखोगे नीचे में आपका ये मॉरिशस वगैरह है, यहाँ पे एक डिएगो गार्सिया नाम का एक आइलैंड है। सुना है डिएगो गार्सिया का नाम? किस कंट्री के अंदर है डिएगो गार्सिया? बताइए थोड़ा, कौन सा कंट्री चलाता है डिएगो गार्सिया? नहीं सुना है? थैंक्स बेटा। तो आप देखोगे वहीं पे एक डायमेंटाइन ट्रेंच है। ठीक है, देयर इज अ ट्रेंच हियर। ठीक है, तो आप देखते हैं कि ट्रेंच फॉर्मेशन हो रहा है जस्ट बिलो साउथ ऑफ इंडिया। मैं आपको फोटो दिखाऊं क्या डायमेंटाइन ट्रेंच का? चलो देखते हैं। वैसे तो ये ओशनोग्राफी में हम करेंगे डिटेल में डायमेंटाइन ट्रेंच के बारे में, पर देखने में क्या जा रहा है। ये देखो, बेटर डायग्राम किधर होगा? हाँ दिस वन बेटर। ये देखिए, देख रहे हो? यहाँ पे आपके बहुत सारे ट्रेंचेस बने हुए हैं, रिजेस बने हुए हैं इंडियन ओशन में भी। देखिए 90 रिज है एक, मतलब वहां से सामान निकल रहा है, ऊपर आ रहा है। ठीक है, चैगोस लाकादिव रिज है, ऊपर आ रहा है। प्लेटू रिज है, ऊपर आ रहा है। और आप देखेंगे डायमेंटाइन ट्रेंच थोड़ा नीचे साइड है। वेयर इज इट? इन्होंने ठीक से डायग्राम ही नहीं बनाया यार। हियर इट इज। देखिए यहाँ पे काफी सारे रिजेस हैं बीच में आपके। और सिमिलरली डिएगो गार्सिया से जब साउथ साइड जाओगे आप, साउथ साइड ऑफ डिएगो गार्सिया, पूरा का पूरा इस एरिया में ऐसा ट्रेंच एक है, डायमेंटिना ट्रेंच। विल डू दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बताइए 37 नंबर, पार्ट ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी भी होगा क्या? हाँ मित, थोड़ा हम उसमें वो करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, मैपिंग ज़्यादा करेंगे बेटा। सर लास्ट क्लास में आपने एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर बताओ। शिवानी क्या था क्वेश्चन बेटा? हाउ टू राइट इफेक्टिव आंसर सर, मीन्स बाय न्यूज़पेपर, हाउ कैन वी टेक एग्जांपल फ्रॉम न्यूज़पेपर? ठीक है मेहुल, विल सी अ लाइव एग्जांपल, डन। ये तो क्लास नोट से डायरेक्टली पूछा गया ना, है कि नहीं? क्लास नोट से डायरेक्टली पूछा गया ये सवाल। मिड ओशनिक रिज, ये रहा मिड ओशनिक रिज, सरफेस तक आया, न्यू क्रस्ट फॉर्म हुआ, डाइवर्जेंट बाउंड्री हुआ, है कि नहीं? पहले रिफ्ट बनेगा,
फिर रिज बनेगी, करेक्ट। तो इसको हम क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री, यानी कि समान बन रहा है यहाँ पे। मुझे बताइए किस तरह का अर्थक्वेक एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, शैलो फोकस या डीप फोकस? डाइवर्जेंट बाउंड्री पे किस तरह के अर्थक्वेक फोकस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, शैलो या डीप? शैलो फोकस अर्थक्वेक। क्यों? क्योंकि एकदम अर्थ के सरफेस के पास में आके आपका पार्शियल मेल्टिंग वगैरह हो रहा है। याद है पार्शियल मेल्टिंग का कॉन्सेप्ट आपको हम पिछले क्लास में सिखाए थे, जहां पे हमने सारे ओशन 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 कॉन्टिनेंट 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 कन्वर्जेंस किया। तो दिस इज करेक्ट। एक्टिव वोल्केनिक रीजंस होगा, अर्थक्वेक होगा यहाँ पे शैलो फोकस वाले, करेक्ट। ओशनिक क्रस्ट इज मच ओल्डर देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, नहीं, मैंने आपको लिखाया था ओशनिक क्रस्ट रिसाइकल हो रहा है। मतलब क्या हुआ? डाइवर्जेंट पे क्रिएट हो रहा है और कन्वर्जेंट पे डिस्ट्रॉय हो रहा है। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आप देखते हैं सम एज ओल्ड एज 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड। हमने आपको क्लास में नोट्स में लिखाया है ये, तो ये गलत है। विच ऑफ द अबव इज करेक्ट? वन ओनली। क्लैरिटी आया सबको? गुड। रॉक्स नहीं किया है, क्या रॉक्स के सवाल डाल दिया इन्होंने, ये बताइए। अच्छा ये हो चुका है, हाँ ये बताओ तो। गुड। हाउ टू बी गुड विथ फैक्चुअल नॉलेज? फर्स्ट में कन्वर्जेंट में होता है ना वोल्केनोस सर, अटलांटिक में कहाँ है वोल्केनोस? बेटा वोल्केनो का अर्थ ये नहीं होता है कि हमेशा वोल्केनो आपका वो साबू वाला होगा, चाचा चौधरी वाला, कि साबू को गुस्सा आया तो वोल्केनो फटा। कभी कभार हम क्या देखते हैं, वोल्केनो साइलेंट टाइप भी होता है, हमने किया नहीं अभी, पर मिड अटलांटिक ओशनिक रिज में आप क्या देखते हो, ये साइलेंट वोल्केनो है। डाइवर्जेंट बाउंड्री पे सामान ऊपर आया, ठंडा हुआ, दोनों साइड निकला, तो ये ऊपर आने को भी हम साइलेंट टाइप वोल्केनो कहते हैं। ठीक है, हमेशा वोल्केनो का मतलब ये नहीं है कि वो एक्सप्लोसिव टाइप वोल्केनो नहीं रहता है, साइलेंट टाइप वोल्केनो भी होता है, वो आपको कल के क्लास में बताएंगे। इसका बताइए थोड़ा। सोच के बताओ आंसर, क्या आंसर बनता है? 43 क्वेश्चन, यस, टेल मी फ्रेंड्स। सबसे पहले आपका एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस होगा, हाइड्रोजन गैस एक्यूमुलेट करेगा, है कि नहीं? उसके बाद क्लॉटिंग होगा, क्लॉट्स बनेंगे, है कि नहीं? उसके बाद आपका एक्रीशन का प्रोसेस चालू होगा, और फाइनली आपके प्लैनेट्स बनेंगे, प्लैनेट्स। इसी तरीके से चला है सारा कुछ, तो देख लो। 2 1 rotating disk 4 planetesimals 3, B आंसर। सारा मेहनत रंग ला रहा है अब, 10 दिन से हम लोग दिए पड़े हैं यूनिवर्स में एकदम घुस घुस के। कॉन्फिडेंस आ रहा है इसके सवालों पे, ये बताओ। मेहनत रंग ला रहा है अब, कि अब कोई भी सवाल पूछो यूनिवर्स का, मैं नींद में भी सॉल्व कर दूंगा, वैसा वाला सीन आना चाहिए। ओह ये तो बहुत आसान है, थोड़े ऑप्शंस डिफिकल्ट करते तो बनता भी। सत्या बेटा गलत हो गया आपसे। हर्षा नहीं बेटा, ध्यान से देखो, सोचो ना फ्रेंड्स, एकदम सोचो आप, क्लैरिटी से सोचो। प्रोटो अर्थ जब बना था तो हम क्या देखे, सबसे पहला क्या हुआ, डिफरेंशिएशन का प्रोसेस हुआ ना, जहां पे अर्थ अब अपने आप को रीअरेंज करना चालू किया। उसी दौरान आपने देखा कि सोलार विंड्स आए और आपका हाइड्रोजन हीलियम को भगा के ले गए। उसके बाद आपने देखा कि आपके अर्थ पे अब वोल्केनिक आउटगैसिंग हो रहा है, और उसी के बाद फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ। उसी के बाद आपने देखा कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना चालू हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन घटा। तो बताओ, सबसे पहले डिफरेंशिएशन 2,
उसके बाद होता है आपका लॉस ऑफ प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर 4, फिर डिगैसिंग 1, फिर 3, 2413। ये तो भारी इजी सवाल था यार, ये तो बहुत इजी था। ये डिफरेंशिएशन सबसे पहले हुआ ना फ्रेंड्स, याद है? गर्म प्रोटो अर्थ गर्म हुआ पड़ा है, वो आपस में अब रीअरेंज करने को चालू कर रहा है। उसी दौरान जब ये रीअरेंजमेंट प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना कि 10 मिनट में हो जाएगा, लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है, पर डिफरेंशिएशन प्रोसेस चालू हो गया। उसके बाद आप देखते हैं सोलर विंड्स के चलते हमारा लॉस ऑफ प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर हो जाता है। अमृतांशु करेक्ट, गुड। ये बताओ भाई, एसएफएस सी फ्लोर पे क्लास में भी कराया था सवाल, गुड, ठीक, सेकंड टाइम कर लिया तब तो और बेहतर। एसएफएस सी फ्लोर स्प्रेडिंग, इजी सवाल है यार। डू वी हैव टू लर्न ऑल द ट्रेंचेस? नॉट एग्जैक्टली अंशिका, जो मेजर ट्रेंचेस होंगे वो मैं आपको लिखाऊंगा क्लास में। नॉट ऑल हैज टू बी लर्नड ऑब्वियसली, वो इम्पॉसिबल है। एज ऑफ द रॉक्स इंक्रीज as one moves away from the center of the mid-oceanic ridge. करेक्ट, यही तो हमने देखा। सोचिए, ये है आपका एस शेप्ड फिगर अटलांटिक में, एक साइड पे इधर यूरोप, एक साइड पे इधर नॉर्थ अमेरिका। हमने क्या बताया आपको? अंदर से सामान आ रहा और ऐसे फैल रहा, यानी कि न्यू क्रस्ट इधर है, ओल्ड क्रस्ट इधर है। तो ऑब्वियसली जैसे जैसे आप रिज से दूर जाओगे ओल्ड क्रस्ट मिलेगा आपको, करेक्ट है। डीप ट्रेंचेस हैव डीप सीटेड अर्थक्वेक्स। हाँ भाई, जितना ट्रेंच आपका डीप है उतना अर्थक्वेक डीप होगा। मिड अटलांटिक ओशनिक रिज में आपका शैलो डेप्थ, शैलो फोकस है, करेक्ट। सी इज द करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया, सी इज द करेक्ट आंसर, गुड। आई एम हैप्पी टू सी एक भी गलत आंसर नहीं दिख रहा मेरे को इधर से। भूपेंद्र, बढ़िया, गुड। पता है एज अ फैकल्टी अपने को यही खुशी लगता है, जब कोई भी एक भी गलत नहीं आया ना, तब लगता है कि ये सही जा रहा है क्लास, गुड। खुश कर रहे हो आप लोग मेरे को आज। 47 बताओ। हाँ राज, आज हो जाएगा बेटा रिप्लाई, आ जाएगा बेटा राज, थोड़ा टाइम दे दो। हम क्या करें यार, एक अकेला नन्हा सा जान, आप लोग के मैसेजेस 250 है। जो लोग इधर आंसर सी दे रहे हो, तुम लोग एक बहुत फंडामेंटल मिस्टेक कर रहे हो फ्रेंड्स। जो लोग आंसर सी दे रहे हैं, बहुत फंडामेंटल मिस्टेक कर रहे हो आप लोग। टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी लैक्ड द जियोलॉजिकल मैकेनिज्म। हमने क्या पढ़ा था? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, वेगनर ने क्या क्या रीजंस बताए थे? पहला रीजन बताया था उसने, सन, मून, प्लैनेट्स, इनका ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा उसने बताया पोल फ्लीइंग फोर्स, और तीसरा उसने बताया बॉयंसी। ये पहले रीजन के चलते उसने टाइडल फोर्स को भी एक रीजन बताया था, और हमने देखा था कि ये सारे रीजंस एब्सोल्यूट नॉनसेंस थे, हाँ कि ना फ्रेंड्स? तो टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी नहीं ना लैक किया था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी लैक किया था। वेगनर्स हाइपोथेसिस प्रूव्ड दिस मिसिंग लिंक, नहीं भाई, प्लेट टेक्टोनिक्स प्रूव्ड दिस मिसिंग लिंक which was based on sea floor spreading and convective cell mechanism. उल्टा लिख दिया ना यहाँ तो which of the above are correct? None of the above. उल्टा था, वाइस वर्सा था इधर, है कि नहीं? टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी तो सबसे फुल प्रूफ है भाई, वो सब कुछ बता रहा हमको। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में ये पता नहीं कुछ भी नॉनसेंस रीजंस बताए थे हाइपोथेसिस ऑफ वेगनर में। वो भी मैंने आपको बताया कि क्यों उसने मिस्टेक्स किए थे, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर पढ़ने वाला स्टूडेंट था। उसको अचानक सामने में जियोलॉजी रख दोगे तो वो कुछ भी रीजन बताया उसने। ये बताइए तो, सॉरी, ये बताओ तो। मैंने उल्टा समझा, हाँ समझ सकता हूँ, मिस्टेक कहाँ होगा मैं समझ गया।
ये हम क्लास में नहीं लिखाए थे, आपके एसआईक्यू किताब में है। एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा भी था, सर टिलाइट रॉक्स, मैंने कहा था कि वो किताब से आप जोड़ोगे। क्या है टिलाइट रॉक्स? विच ऑफ द अबव आर करेक्ट? टिलाइट रॉक्स आपके ग्लेशियल ओरिजिन के हैं, ठीक है, ये सेडिमेंटरी रॉक्स की श्रेणी में आते हैं। ग्लेशियल ओरिजिन मतलब ग्लेशियर से बने हैं, पानी के स्रोत से बने हैं, तो इसीलिए ये गलत है। दे आर नॉट इग्नियस रॉक्स एंड दे प्रोवाइड एविडेंस ऑफ सीडीटी, करेक्ट। ये आपके बुक में था, मैंने नोट्स नहीं लिखाया था, बट आई टोल्ड यू कि बुक्स में टिलाइट लिखा है, उसको ऐड करोगे। प्लेसर डिपॉजिट्स, टिलाइट, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, ये बताओ भाई 49। ग्लेशियल ओरिजिन फिर से बता दीजिए। ग्लेशियर के चलते बेटा श्रद्धेश, हमने अभी ग्लेशियर किया नहीं है, जब लैंडफॉर्म्स वाला चैप्टर करेंगे ना तो आप देखना ग्लेशियर कैसे काम करता है। श्रद्धेश ऐसा समझिए कि ये अगर मान लीजिए पहाड़ है ना आपका, तो ग्लेशियर एक ऐसा स्लो मूविंग ब्लॉक है जो अपने साथ सारा चीज को घसीटते हुए ले जाएगा, पूरा चीज को ऐसे घसीटते हुए ले जाता है। तो उसका जो इमेंस प्रेशर एक्ट करता है ना, उसके चलते नीचे के रॉक्स का साइज, शेप, ये सारा कुछ चेंज होता है। हम आपको उसमें बताएंगे कैसे ये फॉर्म करता है रॉक्स को। हाँ जी, इसमें कोई बंधु अगर डी मार्क कर रहा है, इसमें अगर कोई बंधु डी मार्क कर रहा है, तो तुम वही मिस्टेक कर रहे हो जो हम करके आए थे। अगर कोई डी मार्क कर रहे हैं तो आप वही मिस्टेक कर रहे हैं जो हम करके आए थे एक जमाने, आज वो आप कर रहे हो। सवाल क्या पूछा है? इनकरेक्ट। आप हमको आंसर दे रहे हो करेक्ट का, बुझे? इसीलिए आपको हम कहे हैं कि एसओपी चलाइए। सबसे पहले देखिए ये है आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है। हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है, तो ये देखिए, ये फॉलो करिए। ये है आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इसको सबसे पहले देखेंगे आप। उसके बाद ऑप्शंस देखेंगे आप, नंबर 2, और उसके बाद मार्क करने से पहले करेक्ट इनकरेक्ट क्या पूछा गया है ये देखेंगे, और फाइनली आप फिल ओएमआर करोगे। अगर इस तरीके से आप सवाल सॉल्व करोगे, आपका एक मिस्टेक नहीं होगा। देखा नहीं इनकरेक्ट, हमको पता है अर्पित, बहुत कॉमन एरर है। और अर्पित, ये छोटे क्वेश्चंस, आसान क्वेश्चंस का ये एरर हो रहा ना, वो ज्यादा दुख देगा। कि हाथ में आया वो क्वेश्चन, सब कुछ पढ़ा, पता, समझा, नोट्स बनाया, रट लिया, और उसके बाद जाके गलत मार्क कर दिया, तो ज्यादा दुख होता है। अवॉइड करो उस दुख को, ओके। सॉल्व इट इन दिस मैनर, 1 2 3 जो आपको हम बताएं, यही है आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। सवाल गलत नहीं होगा। यह आंसर है सी, बोथ आर इनकरेक्ट। बताया जाए 50 नंबर। बताया जाए 50 नंबर। यस फ्रेंड्स, हैप्पी टू आंसर बी, वो गुड आंसर्स फ्रेंड्स, बढ़िया। बी इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट। मुझे बताइए ये बी जो है, ये कौन सा थ्योरी का कौन सा थ्योरी का डेफिनेशन है ये बताओ तो। ये बी जो है कौन सा थ्योरी का डेफिनेशन है, फिर ये बताइए। स्लो मूवमेंट ऑफ हॉट मेंटल, कि आपका हॉट मेंटल आ रहा है, ठंडा हो रहा है और नीचे जा रहा है। ये जो एक कन्वेक्टिव प्रोसेस चल रहा है हमारा, दिस इज व्हाट द कन्वेक्टिव सेल मैकेनिज्म इज। कन्वेक्टिव सेल मैकेनिज्म, ठीक है। इसके साथ जो साइंटिस्ट का नाम जुड़ा है वो है आर्थर होम्स, और यही जाके फंडामेंटल बना हमारा सी फ्लोर स्प्रेडिंग का, और सी फ्लोर स्प्रेडिंग से ही हमने प्लेट टेक्टोनिक्स को कंफर्म किया। बी इज द करेक्ट आंसर। ये बताइए।
ये नहीं बताया था, कन्वेक्टिव सेल मैकेनिज्म नहीं बताए थे। क्या बोल रहे हो? कन्वेक्टिव सेल मैकेनिज्म नहीं बताया आप लोग को हम, और सी फ्लो स्प्रेडिंग पढ़ा दिए। तब तो हम भारी खराब टीचर हैं भाई। बताए थे यार, ऐसे ऐसे गलत मत बोलिए आप लोग, हम डर जाते हैं भाई। हाँ जी। अच्छा, इस तरह के सवालों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो ये समझिए। ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट्स को यही डाउट रहता है कि सर इनको सॉल्व कैसे करना है। फ्रेंड्स ऐसा देखो, असर्शन एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट का ट्रू होने के लिए क्या ये रीजन है? यही है, समझ रहे हो? क्या ये स्टेटमेंट का ट्रू होने के लिए ये रीजन है? फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल इधर कंसिडर करो, ठीक है, यही ऑप्शंस के साथ। स्टेटमेंट 1, बताइए तो, यही दो स्टेटमेंट का। अब हमको बताओ। ठीक है, इसका आंसर हमने देख लिया, इसका आंसर ए है, कोई इसमें ये नहीं होना चाहिए, रन अवे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है। हमको इसका बताओ, यही ऑप्शंस के साथ क्या आंसर होगा? मान लीजिए ये असर्शन है आपका और ये रीजनिंग है, क्या आंसर देंगे आप? हिमालयाज में ट्रेंचेस क्यों नहीं बन रहे? सोचो फ्रेंड्स, हिमालयाज में ट्रेंचेस क्यों नहीं बन रहे? कहां बनाऊं मैं, जगह नहीं है। क्योंकि आपका कॉन्टिनेंट इंडिया प्लेट और यूरेशिया प्लेट, हाँ, दोनों का डेंसिटी D1 और D2, D2 माइनस D1 इज लो। यूरेशिया प्लेट का डेंसिटी 3.30 है, इंडिया प्लेट का डेंसिटी 3.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। दोनों का डिफरेंस मिला के 0.03 आ रहा है। यानी कि लो डेंसिटी के चलते क्या हो रहा है? इम्परफेक्ट सबडक्शन। बताइए, इम्परफेक्ट सबडक्शन हो रहा है, जिसके चलते आपके ट्रेंच फॉर्मेशन नहीं होंगे। लिखा है ना हमने आपको। तो मुझे बताओ फ्रेंड्स, क्या आंसर बना है यहां पे? ये होना चाहिए लो डेंसिटी डिफरेंस। कैन आई से दिस? लो डेंसिटी डिफरेंस between India and Eurasia plate is the reason for no trenches in Himalayas. अब मुझे बताओ, ये आंसर है, ये ऑप्शन है। Trenches are formed in convergent boundaries. Low density difference between India and Eurasia plate is the reason for no trenches in Himalayas. अब बताओ मुझे, अब क्या आंसर होता है? अब दोनों ट्रू हैं, पर क्या मेरा रीजनिंग एक्सप्लेन करता है ए? ये बताओ। ट्रेंचेस आर फॉर्म्ड इन कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, क्या मेरा बी रीजन के चलते एक्सप्लेन हो रहा है? नहीं। ट्रेंचेस कौन से कन्वर्जेंट बाउंड्री में बनते हैं हमारे? कॉन्टिनेंट ओशन या फिर ओशन ओशन, जहां पे आपका हाई डेंसिटी डिफरेंस होगा, है कि नहीं? तो इट इज नॉट एक्सप्लेनिंग इट इज ट्रू, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बट रीजनिंग डज नॉट एक्सप्लेन असर्शन। समझे? पर अगर मैं यहां पे लिखता हूं ट्रेंचेस आर फॉर्म्ड इन ओशनिक कन्वर्जेंट बाउंड्रीज ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस, बताओ, अब मैंने चेंज कर दिया स्टेटमेंट को। ट्रेंचेस आर फॉर्म्ड इन ओशनिक कन्वर्जेंट बाउंड्रीज ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस। नंबर 2, लो डेंसिटी डिफरेंस इज द रीजन फॉर नो ट्रेंचेस इन हिमालयास। अब बताओ, अब क्या मैं कह सकता हूं कि असर्शन इज ट्रू, रीजनिंग इज ट्रू, रीजनिंग एक्सप्लेन्स असर्शन? समझे? देख रहे हो कैसे सवालों को फटाक से तोड़ मरोड़ सकते हैं।
समझे? इस तरह के सवालों के लिए प्रिपेयर रहिए। ये आपके एकदम फंडामेंटल नॉलेज ऑफ द कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे। क्या आप डेप्थ, फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखो इधर, फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, आपसे अगर स्टेटमेंट लिखा जाए इधर, हाँ, कि ओशनिक क्रस्ट या ओशनिक प्लेट सबडक्ट्स बिलो कॉन्टिनेंटल प्लेट, और मैं रीजन नंबर 2 डाल दूं, डेंसिटी ऑफ ओशनिक प्लेट इज हायर देन कॉन्टिनेंटल प्लेट, मुझे बताओ तो कौन सा ऑप्शन बनता है आपका ABCD में? बोथ आर ट्रू एक्सप्लेन से, बोथ आर ट्रू बट डज नॉट एक्सप्लेन, ट्रू फॉल्स। देख रहे हो, इस रीजन के चलते ये हो रहा है, करेक्ट। पर अगर मैं इसी को अब चेंज कर दूं, यहां पे कर दूं विड्थ ऑफ ओशनिक प्लेट इज लेस देन कॉन्टिनेंटल प्लेट, अब मुझे बताओ क्या इस रीजन के चलते ये एक्सप्लेनेशन होगा? सोचो, अब मैं डेंसिटी हटा दिया, मैंने विड्थ लिख दिया, कितना डेप्थ है, तो क्या होगा? इट इज ट्रू, इट इज ऑल्सो ट्रू, बट दिस डज नॉट एक्सप्लेन दिस, दिस इज नॉट द रीजन वाई ओशनिक प्लेट इज सबडक्टिंग, डेंसिटी डिफरेंस इज द रीजन वाई ओशनिक प्लेट इज सबडक्टिंग। समझे? इन तरह के क्वेश्चंस के ऊपर ना अपना एकदम अब कंफर्ट लेवल ले आइए, समझे? बहुत इजी एक्सप्लेनेशन से आपको हम समझाएं। ये बताओ भाई, गुड, समझे तो फिर बढ़िया। भूपेंद्र, अगर सन की रेज, हाँ भूपेंद्र आपने सवाल पूछा है। भूपेंद्र जानते हो आपका जो सवाल आपने पूछा है उसका बेसिक फंडा क्या है? देखिए, ये जो इनकमिंग शॉर्ट वेव रेज होते हैं ना, इनका प्रॉपर्टी क्या है कि आपका ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट इसके लिए ट्रांसपेरेंट होगा, इसको आने देगा। पर यही लॉन्ग वेव जो वापस जाने वाले हुआ हमारे ग्रीन हाउस गैसेज, उसके लिए ओपेक रहते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ता है और इसीलिए आपका ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होता है। तो इट इज टू डू विद द प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रीन हाउस गैस, वो किस तरह का रेज को अलाउ करता है, एनर्जी को अलाउ करता है और किसको ट्रैप करता है, वही रीजन। क्लाइमेटोलॉजी आपका सोमवार हो ना, आज थर्सडे से चालू कर देंगे क्लाइमेटो। हाँ, इसका आंसर बताओ थोड़ा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, जो लोग आंसर मेरे को डी वगैरह दे रहे हो, ठीक है, आप गलत हो। पहली बात, एटमॉस्फेयर ऑफ जोवियन प्लैनेट्स इज थिक, थिक एटमॉस्फेयर है, गैशियस प्लैनेट्स है यार ये लोग, है कि नहीं? तो ये गलत हो गया। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैव लोअर ग्रेविटी एज कंपेयर्ड टू जोवियन प्लैनेट्स। ऑफ कोर्स, छोटे हैं हम लोग साइज में, है कि नहीं? मुझे बताओ, इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स में साइज, मास किसके पास है ज्यादा? सोचो आप खुद ही, क्योंकि ग्रेविटी डायरेक्टली आपका मास से रिलेटेड है, यानी कि आपके साइज से रिलेटेड है। तो जब ये लार्जर प्लैनेट्स हैं तो ग्रेविटी भी इनका ज्यादा होगा, मास भी इनके पास ज्यादा है, ग्रेविटी भी ज्यादा है। सोचो ना यार, वहां जुपिटर वो 56 मून लेके घूम रहा है, छोटा ग्रेविटी थोड़ी ना होगा। तुम ही लोग मेरे को बता रहे थे ना 145 मून ना कितना, कहाँ छोटा ग्रेविटी थोड़ी ना है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैव लोअर ग्रेविटी, करेक्ट। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैव हायर डेंसिटी एज कंपेयर्ड, रॉक्स है, हाँ, और ये वाले गैस है, तो डेंसिटी किसका ज्यादा होता है? सॉलिड का, करेक्ट। 2 and 3 ओनली, सी है आंसर, सी है आंसर। हाँ, 145 46 जितने भी, बताओ मेरे को, इतने सारे मून लेके वो घूम रहा है पूरा झुंड लेके, उसका छोटा ग्रेविटी होगा क्या? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैव हायर डेंसिटी, करेक्ट। रॉकी है, रॉक्स मतलब सॉलिड है, सॉलिड का डेंसिटी हमेशा गैस से ज्यादा रहता है, घनत्व। आंसर दिया है क्या इसका? सी इज करेक्ट, गुड। ये बताइए, ये तो कर लिया शायद आज, ये कर लिया है, ठीक है। हाँ जी, ये बताओ तो 2022 का PYQ है।
2 साल पहले का। ओशनिक डाइवर्जेंट से बनते हैं ना ट्रेंच? नहीं बेटा, कन्वर्जेंट से बनते हैं यंशिका। सोचो बेटा, यंशिका, ये रहा ओशनिक, ये रहा कॉन्टिनेंटल, ये डाइव किया इसके नीचे, तो एसेंशियली क्या हुआ, ऐसा तरीके का हुआ, ऊपर से कॉन्टिनेंट जा रहा है, यहीं पे मेल्टिंग होगा, रॉक्स, वोल्केनो निकलेगा, यही हुआ ना ट्रेंच। ये पूरा एरिया को हम ट्रेंच कहते हैं। डाइवर्जेंट में क्या बनता है, ये नीचे से मामला आया, सबसे पहले रिफ्ट बनाएगा, दरार, उसके बाद मामला फैलना शुरू करेगा, तो आपके रिजेस बनेंगे ऐसे ऐसे, तो रिफ्ट और रिज बनते हैं। यही तो है, कितना डिफिकल्ट है बताओ भाई। ये हम आपको पढ़ाए हैं डिटेल में, कर पाएंगे अब ये सवाल कि डिफिकल्ट लग रहा है ये भी? बताओ मेरे को। हाँ, नेविगेशन सिस्टम फेल होगा, बहुत बढ़िया। सुनामी किधर से आ जाएगी, क्या सेंस बनता है? पावर ग्रिड खराब हो सकता है, ठीक है। ऑरोरा मिलेगा, अभी हो ही रहा है ऑरोरा। फॉरेस्ट फायर किधर से आ जाएगा यार, क्या बात हो गया। ऑर्बिट डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। रेडियो कम्युनिकेशन खराब होगा, बहुत बढ़िया। तो 1 3 4 6 7 कौन सा ऑप्शन है? 1 3 4 6, ये लो। इतना डिटेल में किया है ना सन हम लोगों ने, कि आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। अब यूपीएससी इस तरह का, जिस तरह का भी सवाल फेंके आपके, आप आराम से सॉल्व करोगे। क्लैरिटी आया? और सवाल है क्या आपके लिए? बताओ भाई, ब्लैक होल हैव यू गॉट द चांस टू सी? नहीं यार अंकिता, मेरे लाइफ में एम है कि कभी मैं देखूं एक बार ऑरोरा। मेरे को आइसलैंड जाके देखने का है। जैसे लाइफ में एम होता है ना कुछ, तो मेरा एम है कि एक बार आइसलैंड घूम के आऊं मैं, देन आई कैन डाई अ पीसफुल डेथ। ब्लैक होल्स, हाँ जी, क्या आंसर है? जल्दी बताओ यार, ये तो आसान सवाल सब आपको पूछ रहे हैं अब हम। Black hole formed when a massive star collapsed. Correct. Larger than 1.44 times the sun of the sun, size of the sun. अगर उससे कम रहा साइज तो व्हाइट ड्वार्फ बनेगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स है, लाइट भी एस्केप नहीं करेगा वंस इट क्रॉसेस। बताइए फ्रेंड्स, क्या चीज क्रॉस करने से लाइट हमको नहीं मिलेगा? ये अगर ब्लैक होल है तो इसके आसपास का बाउंड्री को हम क्या कहते हैं? बाउंड्री को क्या कहते हैं? इवेंट होराइजन। तो इवेंट होराइजन जैसे ही आपका लाइट क्रॉस कर गया, ब्लैक होल वो लाइट को खा जाएगा फॉर श्योर। तो ठीक है, देयर इज नो ब्लैक होल इन आवर सोलर सिस्टम। करेक्ट। किधर है सोलर सिस्टम में ब्लैक होल? मिल्की वे में है, सोलर सिस्टम में तो ब्लैक होल नहीं है। वो सोलर सिस्टम में है यशा, इज इट सो? सोलर सिस्टम में है विवेक, सोलर सिस्टम में नहीं है। इज इट इन सोलर सिस्टम दो? क्या पूछा है आपको? किधर है मेरे को बताओ तो, सन से लेके नेपट्यून तक। हाँ, सारा कुछ हमने आपको पढ़ा दिया, एस्टेरॉयड बेल्ट, हाँ जोवियन बेल्ट, ये वो इतना कुछ किया हम लोगों ने। ब्लैक होल तो मैंने आपको कहीं नहीं बताया कि ये देखो इधर एक ब्लैक होल घूम रहा है। गाइया BH1 दूर है, सोलर सिस्टम में थोड़ी ना है। अगर होता तो ऑब्वियसली हम लोग इधर नहीं होते, ठीक है। चलो, दिस वाज हाउ मेनी क्वेश्चंस, लेट मी चेक। 60 59 58 57 56 55, हाँ
रफली 57 क्वेश्चन है हमारे पास। कितनों का 50 के ऊपर सही है? कितनों का 50 के ऊपर सही है, ये बताइए। 50 के ऊपर सही। कैलकुलेट नहीं किया, एक बार देखो ना, थोड़ा एक बार देखो 50 के ऊपर सही कितनों का है। इफ देर इज एनी स्टूडेंट, हमने अराउंड 57 सवाल लगाए हैं, अगर आपका इसमें से स्कोर अभी 25 से कम है, ठीक है, -25 है, <25, तो आपको आवश्यकता है नोट्स को ध्यान से पढ़ने की। ओके, जो सारे आपने कॉन्सेप्ट गलत किए उसको रिवाइज करो, दैट इज ऑल दैट इज रिक्वायर्ड। क्योंकि यूनिवर्स और जियोमॉर्फोलॉजी बहुत ही आसान है, आप बिलीव नहीं करोगे फ्रेंड्स, जिस तरह के सवाल आप देख रहे हो ना, फ्री में मार्क्स बटते हैं, बस आपको थोड़ा सा प्यार से पढ़ के जाना है बस। 35-40 के ऊपर ठीक है, हाँ ठीक है, 35-40 के ऊपर ठीक है। 25 के जिनके कम है, आप लोग बस यही करेंगे अभी, टॉपिक्स आइडेंटिफाई करिए कौन कौन से मिस्टेक्स हुए हैं और उसको रिवाइज करिए। क्योंकि फ्रेंड्स अभी तो हमने बस यूनिवर्स और जियोमॉर्फो किया है, ठीक है। अगर आप देख रहे हो ये इजी वाले सेक्शन में आपके 25 गलत हो रहे हैं ना, तो आप देखोगे जैसे जैसे हम थोड़े आगे बढ़ेंगे, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्लाइमेटोलॉजी, उसमें तो आपका और एक्यूरेसी घटेगा। तो इसलिए ये आसान वाले सेक्शन है, इसलिए डेप्थ में किए ताकि एक भी सवाल पूछा जाए आप बेझिझक सही करके आओ। गोल्डी मसाले, गोल्डी लॉक्स जोन, जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। 32 आउट ऑफ 42, ठीक है, फेयर इनफ, फेयर इनफ। 7 गलत है, नो प्रॉब्लम। प्लीज प्रोवाइड दिस पीपीटी, आपको हम ट्रू कॉपी भिजवा देंगे, जो मेरा लिखा फिका है वो सब कुछ नहीं रहेगा। ओके अच्छा, कल का क्लास का हम एजेंडा बता देते हैं आपको। सबसे पहले हमको करना है वोल्केनो, क्योंकि अब वोल्केनो करने का टाइम आ गया है, तो वोल्केनो सबसे पहले करेंगे। उसके बाद करेंगे रॉक्स, ये कल का क्लास में हो जाना चाहिए। परसों का क्लास में वेदरिंग और इरोजन देखेंगे, हाँ, रॉक्स का टूटना वूटना और सॉइल के बारे में पढ़ लेंगे थोड़ा, चलिए। और फिर मंडे ट्यूसडे का ये हो गया, वेडनेसडे का ये है, और थर्सडे से आपका शुरू हो जाएगा क्लाइमेटोलॉजी। दिस इज द एजेंडा फॉर द नेक्स्ट 3 days. Japan on which plate? Amit sir is with protester. अच्छा, good, very nice. अच्छा, बिफोर आई वांटेड टू क्लोज द क्लास, काफी सारे स्टूडेंट्स ने हमको मैसेज किया, राइटली सो। हाँ, जो बीते वीकेंड पे जो भी मिसहैप क्या, एक्सीडेंट, मर्डर जो हुआ है, इट इज, आई नो आप लोग के दिमाग पे चल रहा है, आई गेट इट। ओके, ऑल आई वांट यू टू नो इज आई एम स्टैंडिंग बाय योर साइड, वट एवर यू नीड मी फॉर। मेरे एबल में जो भी होगा, जो भी मुझसे बन पड़ेगा, आप हमको बोलो, इट विल बी डन। ओके, आई नो इट इज इजियर सेड देन डन। किसी ने अपना बेटा, किसी ने अपनी बेटी बेटी खोया है अभी, तो आई कैन गेट दैट फीलिंग, और वो एक सिस्टमिक फेलियर है, ठीक है। इट कुड सो इजिली हैव बीन ईदर ऑफ यू और मी, ये हमारा खुशकिस्मती है कि हम लोग नहीं थे उस जगह पे। इट कुड सो इजिली हैव बीन वन ऑफ अस। तो क्लास क्लोज करने से पहले, इज इट ओके इफ वी कीप अ मिनट साइलेंस फॉर दोज whom we lost? Is it okay with you guys if we keep a minute silence for them, just because they are a part of my fraternity? ठीक है, मैं उनको शायद कभी पढ़ाया नहीं होगा, पर वो है तो हम हैं, समझो आप। लेट्स कीप अ मिनट साइलेंस।
ओके, ओम शांति। प्रे फॉर द डिपार्टेड। चलिए कल मिलेंगे, विल कंटिन्यू विथ आवर सिलेबस कवरेज। एक दिन जैसा आप लोगों ने कहा आंसर राइटिंग, विल डू इट जैसा आज किया ना, आज PYQs MCQs किया, एक दिन आंसर राइटिंग कर लेंगे, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल, कल शाम में मिलते हैं टाइम से। कल अपना वापस से विल स्टार्ट विथ आवर 2 छोटे बड़े कॉन्सेप्ट्स बचे हैं, वो फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। बाय। जिनको रिस्पॉन्ड नहीं किया मैंने इंस्टाग्राम ईमेल पे, प्लीज एक्सपेक्ट, अभी मेरे पास 1 घंटे बचे, मैं आप लोग को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा बैठ के। ओके बाय, लेट मी क्लोज द क्लास। प्लीज फीडबैक डाल देंगे। थैंक यू।